पीएम मोदी ने एक बार फिर देश को ये दिखा दिया है कि कैसे देश को विकास के रास्ते पर तेज गति से दौड़ाया जाता है। पीएम मोदी ने देश के विकास के लिए जितना काम किया है शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने किया होगा। मोदी सरकार के कार्यकाल में काम बोलता नहीं बल्कि काम दहाड़ता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग नकारात्मक राजनीति करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के लोग विकास पचा नहीं पा रहे। उन्हें इस बात को लेकर डर है कि अगर इसी तरह देश विकास करता रहा तो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का उनका सपना ही रह जाएगा। और यही वजह है कि कांग्रेस के लोग एआई समिट को पचा नहीं पाए और देखकर ऐसे तिलमिला गए कि देश को शर्मसार कर दिया। वहीं यूथ कांग्रेस की इस गंदी राजनीति पर विपक्ष ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन के भीतर भी विवाद अब खड़ा हो गया है। यूथ कांग्रेस की इस हरकत की आलोचना उसके दो प्रमुख सहयोगियों समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने खुलकर की है, जिससे कांग्रेस राजनीतिक रूप से घिर गई है। घटना शुक्रवार की है जब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान मंच के भीतर ही टी शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली के एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस के विरोध पर केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मांझी ने एक्स पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी देश का मान सम्मान है, कांग्रेस देश का कलंक है और राहुल गांधी देश का अभिशाप। जीतन राम मांझी ने आगे लिखा, राहुल गांधी कब तक बच्चे वाली हरकत करते रहेंगे, कभी तो सोचिए। वहीं पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात के 131वें एपिसोड में कहा कि इस एआई इम्पैक्ट समिट में दुनिया को एआई के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताएं देखने को मिली है। इस दौरान भारत ने 3 मेड इन इंडिया एआई मॉड्यूल भी लॉन्च किए हैं। ये अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी एआई समिट रही है। पीएम मोदी का ये बयान कांग्रेस के लिए करारा जवाब है कि कैसे कांग्रेस के लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है। दर्शकों, बीजेपी और पीएम मोदी हमेशा देश हित में सोचते हैं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक लाभ के बारे में सोचती रहती है। वहीं पीएम मोदी अब देश हित में एक और बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। इसको लेकर उपराष्ट्रपति सीपी रामाकृष्णन ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल उपराष्ट्रपति सीपी रामाकृष्णन ने टाइम्स ऑफ इंडिया के नेशनल सीएसआर समिट 2026 में वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पर जोर दिया ताकि ज्यादा मजबूत फैसले लेने और लंबे समय की पॉलिसी पर फोकस हो सके। राधाकृष्णन ने कहा कि जब संस्थाएं मिलकर काम करती है तो समाज और राष्ट्र सामूहिक रूप से आगे बढ़ते हैं और इस बात पर जोर दिया कि भारत की यात्रा के इस परिवर्तनकारी क्षण में ऐसा सहयोग महत्वपूर्ण है। वहीं आप दर्शक भी वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में भी वी सपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन जरूर लिखें ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए। इस खबर में आगे बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस और राहुल गांधी की बढ़ गई है चिंता। इसके अलावा दूसरी खबरों के बारे में भी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप की वजह से सोनिया गांधी ही घिर गई है। राहुल गांधी के वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी और कुछ लोगों ने सोनिया गांधी पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। ऐसे में बिना नागरिकता हासिल किए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल रिवीजन याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई स्थगित कर दी गई। अदालत ने अगली सुनवाई 13 मार्च को तय की है। वकील विकास त्रिपाठी ने इस मामले में रिवीजन पिटीशन दाखिल की है। सुनवाई के दौरान सोनिया गांधी की ओर से पेश वकील ने अदालत से सुनवाई टालने का अनुरोध किया। पिछली सुनवाई में वकील ने कोर्ट को बताया था कि याचिका तथ्यहीन है, इसमें राजनीतिक प्रेरणा झलकती है और ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। वहीं असम में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने रविवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। भूपेन कुमार बोरा ने असम बीजेपी मुख्यालय वाजपेयी भवन में आयोजित एक समारोह में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर असम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सेखिया मौजूद थे। भूपेन बोरा के साथ पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता संजू बोरा भी बीजेपी में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह अक्सर अपने बेबाक और विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। हाल ही में पुणे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट पर एक बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश का नाम भारत है और इसे भारतवर्ष कहा जाना चाहिए। उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। कुछ लोग दिग्विजय सिंह के बयान को हिंदू विरोधी बता रहे हैं। लोगों का मानना है कि वो एक खास धर्म के लिए वोट बैंक की राजनीति करते हैं और इसलिए वो अक्सर हिंदुओं का अपमान करते हैं और उनके बारे में विवादित बयान देते हैं।
देश के अलग अलग अदालतों से आ रही खबरों ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की चिंता लगातार बढ़ा दी है। राहुल गांधी लगातार कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ब्रिटिश नागरिकता केस में भी राहुल गांधी की चिंता बढ़ गई है। दर्शकों, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को महाराष्ट्र के एक अदालत में पेश हुए। ये पेशी 2014 में दर्ज एक मानहानि मामले से जुड़ी है, जिसमें उन्हें आरएसएस पर लगाए गए कथित बयान के लिए दोषी ठहराया गया था। राहुल गांधी दिल्ली से मुंबई पहुंचे और फिर एडिशनल सेशन कोर्ट में गए। उनके वकील नारायण अय्यर ने पहले ही स्पष्ट किया था कि पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल उनके जमानत के ग्रांटर थे, लेकिन उनके निधन के बाद कोर्ट ने नए ग्रांटर पेश करने और ताजा बॉन्ड साइन करने का निर्देश दिया था। शनिवार को सुनवाई मुख्य रूप से इसी औपचारिक प्रक्रिया पर केंद्रित रही। राहुल गांधी ने नए गारंटर के साथ बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की। ये मामला 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है। 6 मार्च 2014 को एक रैली में उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या में भूमिका निभाई थी। स्थानीय आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने इस पर आपत्ति जताते हुए मानहानि का मामला दर्ज कराया था। मामला फिलहाल सबूतों के चरण में है। शिकायतकर्ता राजेश की क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुकी है, जबकि दूसरे गवाह अशोक सेकर की जांच क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 202 के तहत लंबित है। सुनवाई में कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई, बल्कि केवल जमानत संबंधित प्रक्रिया पूरी हुई। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में दी गई याचिका के शिकायतकर्ता राजेश कुंटे ने कहा है, राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो गलत है। कई बार साबित हो चुका है कि गांधी की हत्या से संघ का कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास जो भी सबूत है उसे हम कोर्ट में पेश करेंगे। वहीं दिलचस्प बात यह है कि एक दिन पहले शुक्रवार को ही राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक अन्य मानहानि मामले में पेश हुए थे। ये मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणियों से जुड़ा है, जिसे 2018 में स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था। राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया और कहा कि ये मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। सुनवाई महज 20 मिनट चली और अगली तारीख 9 मार्च तय की गई। वहीं सुल्तानपुर कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को पेश होने के लिए लास्ट चांस दिया गया था। वहीं ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले को लेकर राहुल गांधी पर एफआईआर की मामले की सुनवाई की तारीख 23 फरवरी तय की गई है। लखनऊ कोर्ट के 28 जनवरी 2026 के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। बीजेपी याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की ओर से दायर आवेदन में लखनऊ मजिस्ट्रेट अदालत के 28 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती दी गई। ऐसे में इस मामले में भी राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य के खिलाफ ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 9 मार्च को सुनवाई करेगा। दर्शकों, ये मामले राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न राज्यों में चल रहे दर्जनों कानूनी मामलों का हिस्सा है, जिन्हें कांग्रेस अक्सर राजनीतिक प्रतिशोध बताती है। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही इंडिया इम्पैक्ट समिट में शुक्रवार को यूथ कांग्रेस नेताओं ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की 5 दिन की कस्टडी की मांग की है। वहीं आरोपियों के वकील ने कहा है कि कोई हिंसा नहीं हुई थी। वकील ने ये भी कहा कि वे पढ़े लिखे लोग हैं और उनके पास डिग्री है, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी। कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को आरोपियों की 5 दिन की कस्टडी भी दे दी है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में युवा कांग्रेस के जिन कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतार कर प्रदर्शन किया था, उनमें से 4 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोप है कि इन कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस के साथ हाथापाई की थी। एआई इम्पैक्ट समिट में कमीज उतारकर विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए भारतीय यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को पुलिस की याचिका पर यह फैसला सुनाया। पुलिस ने एआई इम्पैक्ट समिट के आयोजन स्थल पर प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए भारतीय यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं की 5 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था। कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। वहीं दिल्ली पुलिस ने यह दलील देते हुए गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की 5 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था कि उन्होंने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए। पीएम नरेंद्र मोदी की आपत्तिजनक तस्वीरें वाली टी शर्ट पहनी हुई थी।
प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी नारे लगाए गए। वहीं दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि आरोपित ने नेपाल में हुए जेनजी विरोध प्रदर्शन की तर्ज पर यहां प्रदर्शन किया है। पुलिस का आरोप है कि ये देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने की साजिश है। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा है कि प्रदर्शन करने वालों ने ऐसी जगह चुनी जहां दूसरे देशों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद थे। पुलिस ने दावा किया है कि प्रदर्शनकारियों ने धक्का मुक्की की और इस दौरान कुछ पुलिस बलों को चोट भी लगी है। भारत मंडपम से गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों में बिहार से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कृष्णा हरि, बिहार से युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश के युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार और तेलंगाना से नरसिम्हा यादव शामिल है। वहीं अब कांग्रेस के लोग यूथ कांग्रेस के नेताओं का बचाव कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आपको याद होगा कि कैसे नेपाल में हुए जेनजी प्रोटेस्ट के बाद कांग्रेस के लोग और खासकर राहुल गांधी जेनजी को उकसाने की बात कर रहे थे। लेकिन देश के जेनजी ने राहुल और कांग्रेस का साथ नहीं दिया। कांग्रेस चुनाव में बुरी तरह हार रही है, जिससे हताश और परेशान कांग्रेस के युवा नेताओं ने एआई इम्पैक्ट समिट में प्रदर्शन कर देश को शर्मसार कर दिया। दर्शकों, अक्सर जब देश के लिए गर्व की बात होती है, कांग्रेस के लोग उसमें बाधा डालने आ जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जब देश उस बात को लेकर जश्न मना रहा था कि कैसे हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मन देशों के छक्के छुड़ा दिए, उन्हें घुटनों पर ला दिया, लेकिन उस समय कांग्रेस के लोग ये पूछ रहे थे कि हमारे कितने जहाज गिरे हैं। वहीं विपक्षी नेताओं द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे गए। वहीं अब दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट पर कांग्रेस घिर गई है। वहीं कांग्रेस के लिए स्थिति और भी ज्यादा खराब तब हुई जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एक पुरानी तस्वीर सामने आई, जिसमें राहुल गांधी विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों में से एक के साथ नजर आ रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या विरोध कर रहा शख्स राहुल गांधी का करीबी है? बीजेपी ये तस्वीर दिखाकर राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। दर्शकों, राहुल गांधी पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस की लगातार करारी हार हो रही है। गांधी परिवार की विरासत पर टिकी ये पार्टी चुनावी सफलता के लिए लगातार तरस रही है। ऐसे में नेतृत्व पर सवाल उठने लाजमी है। पिछले 2 दशकों से कांग्रेस पार्टी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में राहुल गांधी के नेतृत्व में है। ऐसे में हर बड़ी असफलता के बाद कार्यकर्ताओं के बीच में से ही प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे लाने की मांग उठने लगती है। लेकिन फिर भी गांधी परिवार और उनके करीबी लोग राहुल गांधी को जबरदस्ती आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। वहीं लगातार मिल रही चुनावी असफलताओं की वजह से कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रही है। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने तो वोट चोरी का कैंपेन ही अलग से चला रखा है, लेकिन अब पार्टी के बड़े नेता इस्तीफा देकर कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं। दर्शकों, पूर्वोत्तर राज्य असम में कांग्रेस छोड़ने के बाद बागी हुए भूपेन बोरा ने अब कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। भूपेन बोरा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद एक्स पर लिखा है कि 32 साल बनाम 32 घंटे अंतर दिख रहा है। भूपेन बोरा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मौके पर बैजयंत पांडा भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने रविवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। भूपेन कुमार बोरा ने असम बीजेपी मुख्यालय वाजपेयी भवन में आयोजित एक समारोह में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर असम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सेकिया मौजूद थे। भूपेन बोरा के साथ पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता संजू बोरा भी बीजेपी में शामिल हुए। भूपेन बोरा ने एक्स पर लिखा है कि 32 साल बनाम 32 घंटे अंतर साफ दिख रहा है। कल की मीटिंग के लिए गृह मंत्री अमित शाह और एक दिन पहले मेरे घर आने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का आभारी हूँ। परिवर्तन साफ दिख रहा है। भूपेन बोरा के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी के दिग्गज नेता भी असम के मोर्चे पर एक्टिव हुए हैं। इनमें वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार प्रमुख है। भूपेन बोरा के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वो 2021 से लेकर 2025 तक असम प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख थे। कांग्रेस ने असम में अपनी चुनावी तैयारियों को गति देते हुए गौरव गोगोई को प्रमुख बनाया था, लेकिन फरवरी में भूपेन बोरा ने इस्तीफा देकर कांग्रेस की तैयारियों को बैकफुट पर धकेल दिया। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि जब कांग्रेस ने काफी पहले ही प्रियंका गांधी, मधुसूदन मिस्त्री और डीके शिव कुमार जैसे नेताओं को असम के मोर्चे पर लगा दिया था, तो बीजेपी ये बड़ा ऑपरेशन करने में कैसे कामयाब हो गई। भूपेन बोरा के बीजेपी के साथ जाने से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, ये नतीजों में साफ होगा। लेकिन चुनावों से पहले कांग्रेस के मूवमेंट को झटका लगा है। बोरा ने हिमंत बिस्व शर्मा के साथ भी फोटो साझा की है। वहीं पंजाब में भी कांग्रेस को हाल ही में बड़ा झटका लगा है। अब पंजाब कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा
वडिंग पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि वडिंग ने जीरकपुर में 100 एकड़ जमीन खरीदी, जिसमें से 60 एकड़ जमीन फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे लगवाकर निर्दोष लोगों से अवैध तरीके से छीनी गई है। नवजोत कौर ने सोशल मीडिया मंच पर लिखा है कि वडिंग अदालत में आकर जवाब दे कि इतनी बड़ी जमीन कैसे खरीदी गई। उन्होंने 2400 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का भी जिक्र करते हुए कहा कि मामले में जवाब देने के लिए तैयार रहे। इसके साथ ही उन्होंने वडिंग पर युवाओं को लूटने का आरोप लगाया। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कहा कि कांग्रेस से जुड़ने वाले युवाओं से 75 रुपए की सदस्यता फीस ली जा रही है, इससे करोड़ों रुपए एकत्र किए जाएंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि इन पैसों का उपयोग किस तरह किया जाएगा और कितने युवाओं को रोजगार या बेहतर अवसर दिलाए गए हैं। वहीं वडिंग ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वो ऐसे व्यक्ति पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझते जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इससे पहले बिहार कांग्रेस के बड़े नेता शकील अहमद ने पार्टी से इस्तीफा देकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था। तो देखा आपने कैसे पार्टी के नेता इस्तीफा देकर कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं, लेकिन हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाएंगे। ऐसे में वोट चोरी का आरोप लगाने से पहले राहुल गांधी को कांग्रेस को एकजुट रखने पर ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें